प्यारे बच्चों नमस्ते। ये आपकी कक्षा 9वीं की वर्कशीट है। इसमें मुख्य विषय गुण संधि लिया गया है। आइए इस गुण संधि को हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें संधि की परिभाषा आनी चाहिए। संधि होती क्या है? तो हमने यहाँ पर आपको संधि की परिभाषा दी है कि दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। यानी कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एक तो शब्द है रमा और एक शब्द है ईश। इसमें माँ है एक तो शब्द और दूसरा शब्द है ई। इनमें माँ में जो वर्ण है वो है आ। माँ कैसे बना है? म हलंत है प्लस आ है प्लस ई है। तो मुख्य रूप से शब्द संधि इन दो वर्णों में हुई है, आ प्लस ई में। तो आ प्लस ई में जब संधि हुई तो क्या हुआ? देखिए यहाँ रमेश, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है रमेश। यानी आ और ई मिल कर के क्या बने? ई, ए बने। आ प्लस ई मिल कर के क्या बने? ए। तो परिवर्तन इन दोनों वर्णों की जगह क्या हुआ? ए। तो यहाँ पर हम कहेंगे आ और ई, इन दो वर्णों को की संधि करने पर ए वर्ण प्राप्त होता है। जैसा कि हमने ये उदाहरण देखा। आगे हम देखते हैं कि संधि हम समझ गए, अब संधि विच्छेद को समझते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद के लिए परिभाषा दी गई है कि संधि वाले स्थान को अलग अलग करके पहले जैसी स्थिति बनाना संधि विच्छेद या संधि छेद कहलाता है। जैसे रमेश को हमने तोड़ा तो पहले जैसी स्थिति कर दी। रमेश में रमा प्लस ईश, ये दो शब्द मिले हुए हैं, और रमेश को जब हमने अलग अलग किया तो रमा प्लस ईश बना। तो इसको हम कहेंगे संधि विच्छेद। अब संस्कृत में या हिंदी में संधि का चिन्ह हम पढ़ते हैं। संधि का चिन्ह क्या होता है? तो संधि के लिए धन अथवा प्लस, जिसको हम प्लस कहते हैं, संधि धन कहते हैं, ये जो साइन होता है ये संधि के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब संधि में हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। संधि में जो ध्यातव्य है, जो संधि में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो केवल ये तीन हैं। ये तीन बातों का हम ध्यान रख लें तो हमें किसी भी संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला है ये कि संधि के पहले कौन सा वर्ण है। संधि करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि संधि जहाँ है यानी प्लस जहाँ लिखा हुआ है उससे पहले कौन सा वर्ण है। एक बात ये हमको पता करनी है। दूसरी बात है संधि के बाद कौन सा वर्ण है। तो प्लस के बाद कौन सा वर्ण है, दूसरा बिंदु ये है। और तीसरा बिंदु है दोनों वर्णों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ है। संधि के पूर्व और संधि के पश्चात जो वर्ण हैं उनको मिलाने पर रिजल्ट क्या आया हमारे पास, परिणाम क्या हमें मिला, वो जो परिणाम है वो तीसरा मुख्य बिंदु है। ये तीनों बिंदु हम यदि समझ लेते हैं तो हमको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण पहले वाला ही प्रस्तुत किया गया, रमा प्लस ईश। रमा प्लस ईश में रमा को हमने तोड़ा तो इस यहाँ तक र प्लस अ प्लस म प्लस आ, और ईश को तोड़ा तो ई प्लस श आया। अब इसको हमने जोड़ा तो आ प्लस ई बराबर बना आपका ए, और हमने सबको मिला दिया तो ये रमेश बना। यानी अब हमने जो तीन स्थितियां बताई थी कि तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें इस केस में क्या है, इस उदाहरण में क्या है? संधि के पहले आ, संधि के पहले आ, और संधि के बाद ई, संधि के बाद में ई है, और दोनों के स्थान पर परिवर्तन क्या हुआ है? ए। यानी तीन चीज़ें हम समझ गए, हमारी संधि हो गई। अब आगे देखिए संधि के भेद। जैसा कि हमने पहले भी आपके वर्कशीट में बताया, संधि के भेद तीन होते हैं मुख्य रूप से।
जैसे कि संस्कृत में प्रायः 3 प्रकार के वर्णों का प्रयोग होता है, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, इसलिए संधि के भेद भी 3 ही होते हैं। हम समझ गए कि संधि के 3 ही भेद क्यों होते हैं, क्योंकि संधि में प्रायः 3 वर्णों का ही प्रयोग होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग के लिए। तो इसलिए जब हम 3 प्रकार के वर्णों का प्रयोग करते हैं तो संधि भी 3 प्रकार की होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये जो 3 मुख्य संधियां हैं इनके भी कई भेद होते हैं। इससे पहले वाली जो हमने वर्कशीट थी उसमें स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। अब हम आज इस गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। यह स्वर संधि का भेद है। गुण संधि को समझने के लिए आवश्यक 3 स्थितियाँ, मतलब हमने पहले भी बताया था, किसी भी संधि को समझना है तो 3 मुख्य बातें आवश्यक हैं। तो यहाँ देखिए गुण संधि में 3 मुख्य बातें क्या हैं। संधि के पहले हमेशा अ या आ ही आएगा। संधि के बाद ई अथवा उ अथवा री, इन 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण हो सकता है। और संधि के बाद देखिए, संधि के बाद ई अथवा ई के रहने पर, यानी संधि के पहले तो अ ही रहेगा या आ ही होगा, और संधि के बाद यदि ई आता है या ये ई आता है तो उन दोनों की जगह पर हो जाएगा ए। यदि संधि के बाद उ हो अथवा उ हो तो उस पर ऐसे एक स्थिति में परिणाम आएगा ओ, यानी अ और उ को हटाकर हम ओ लिख देते हैं, और री के आने पर वह अर बन जाता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम निम्न उदाहरणों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण, हर स्थिति का एक उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण दिया गया ये अ जमा ई बराबर ए, अ और ई को मिलाएंगे तो ए होता है। उदाहरण दिया यहाँ नर में र में अ है, इंद्र में ई है, इन दोनों को मिलाएंगे तो अ और ई मिलकर के ए बन जाता है, यानी र में ए की मात्रा लगा दी, नरेंद्र बना। अगला देखिए अ प्लस ई, बड़ा ई है ये, दीर्घ ई, इसको मिलाएंगे तो भी ए ही होगा। और इसका उदाहरण हमने दिया नर प्लस ईश, नरेश। अगला उदाहरण हम आ का लेते हैं, आ धन ई, उसमें भी ए ही परिणाम आएगा। और उसका उदाहरण दिया महा प्लस इंद्र, दोनों की जगह पर ए की मात्रा लगी, महेंद्र। फिर हमने आ लिया और ई लिया, उसका भी परिणाम ए ही आएगा, जैसे महा और ईश, इन दोनों को जोड़ेंगे तो महेश आएगा। अब हम उ वाले उदाहरण देखते हैं। उ वाले उदाहरणों में देखिए अ, यहाँ पर अ और उ को मिलाया तो परिणाम आया ओ। पहली स्थिति अ, दूसरी स्थिति उ, दोनों को मिलाया तो परिणाम आया ओ। उदाहरण देखिए, ज्ञान प्लस उपदेश को हमने मिलाया तो ज्ञानोपदेश बना, अ और उ के स्थान पर ओ हो गया। अगला उदाहरण देखिए, आ जमा उ बराबर ओ। इसके लिए उदाहरण देखा हमने, महा में आ है, उत्सव में उ है, दोनों को मिलाया तो ओ की मात्रा आ गई, ह में ओ की मात्रा, महोत्सव बन गया। इसी प्रकार अगला तीसरा उदाहरण हमने देखा कि अ जमा उ बराबर ओ आता है, तो जल और ऊर्मी, ये दो हमने ये उदाहरण लिए, ल और उ मिलकर के लो बन गया, जलोर्मी। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं, आ जमा उ का, इसमें हो गया आ जमा उ जमा बराबर ओ। इसका उदाहरण हमने देखा तो महोर्मी हमारे सामने आता है, महा जमा ओर्मी, महोर्मी। इसके बाद अगला उदाहरण अ जमा री जमा अर, अ जमा री बराबर अर, यानी अ और री अगर 2 वर्ण हमारे सामने आते हैं तो उनको हम अर में परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ देव प्लस ऋषि में अ और री, इन दोनों की जगह पर हमने री की जगह पर र आ गया है, और वह अ जो है वह में मिला हुआ है, देवर्षि इसका उत्तर हुआ। अगले
अगला उदाहरण हमारा आज हमारी है, इसमें भी अर ही आता है। जैसे इसका उदाहरण महा प्लस ऋषि है महर्षि। चलिए बच्चों, मुझे लगता है ये गुण संधि आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब आप इसके प्रश्न दे सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, यानी उसकी परिभाषा लिखनी है। संधि को दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी ये आप समझ ही गए हैं। गुण संधि की आवश्यक 3 स्थितियाँ कौन सी होती हैं, ये आपको बता दिया गया, आप उसमें से बताएंगे। राम प्लस इंद्र में से राम प्लस इंद्र का उत्तर क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रामेंद्र आएगा, रमेंद्र आएगा, या कोई भी नहीं आएगा। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये तो आपके हो गए संधि के प्रश्न। अब संधि विच्छेद के लिए आपसे पूछा गया है कि बताइए सुरेश को यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सुर प्लस ईश होगा या सुरेंद्र होगा। महेश का संधि विच्छेद करेंगे तो महेश आएगा, महे प्लस ईश आएगा या महा प्लस ईश आएगा। इसी प्रकार इसमें यानी 13 बचे हुए प्रश्नों में आपको संधि विच्छेद करना होगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों।